मेरा फोन कहाँ रख दिया मैंने? मम्मा आप कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाँ वो हमसे क्यों बात करेगी? बेटी और पति के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो हमेशा के लिए तुम वहीं क्यों नहीं चली जाती? हाँ सतीश ओवर एक्ट मत करो, मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। अब रुपेश भैया के साथ देखो वो जिए या मरे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है सतीश, तुम्हारे कहने से मैं उनसे अपने रिश्ते नहीं तोड़ सकती। रसिका हेलो हेलो दीदी, माँ फोन नहीं उठा रही। आप जल्दी से घर चले जाओ प्लीज। तुझे पता है ना मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया है। दीदी मुझे पहुँचने में आधा घंटा लगेगा, आप तो घर के पास में ही रहते हो। मैंने फेस पैक लगा रखा है और मुझे भी आधा घंटा लगेगा। बेटर होगा कि तुम ही चली जाओ। तुमको पता है ना वो कैसे चाहते हो उसको। तुम उसे पागल खाने भेजो या ना भेजो, साले को जेल जरूर भेजूंगा मैं। भाई क्यों तमाशा बना रहे हो आप? राहुल खो गया तो अब मेरी माँ और मेरे भाई को परेशान करोगे? अब मैं नहीं, जो करना है ना पुलिस करेगी। मेरे बेटे को लेके भाभी भाभी क्या बात है? मेरे बेटे को खोया तेरे पागल भाई ने। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। छोड़। सर ये मेरा बेटा है राहुल, मुझे पक्का यकीन है मेरे बेटे राहुल को मेरे कजिन ने गायब किया। क्या नाम है आपके कजिन का? रुपेश, मेरे काकी को बड़ा लड़का है सर, पागल सांड से भी खतरनाक है। पता नहीं उसने मेरे बेटे के साथ क्या किया होगा। ए, पागल है क्या? मतलब रुपेश की दिमागी हालत ठीक नहीं है? दिमागी हालत तो छोड़ो सर, जंगली भी है। मैंने काकी को बोला कि उसे मेंटल असाइलम भेज दो, लेकिन काकी की सुनती नहीं। और उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि रुपेश ने राहुल को गायब कर दिया? मेरे बेटे का दोस्त है अक्षत, उसने मुझे बोला कि राहुल और रुपेश में चॉकलेट को लेकर झगड़ा हुआ। अगर झगड़ा चल रहा था तो राहुल गायब कैसे हो गया? मैं तो ऑफिस में था, मेरी बीवी ने फोन करके मुझे बताया कि राहुल मिल नहीं रहा है। घर पे आने के बाद देखा तो राहुल और रुपेश दोनों गायब थे। काकी मैं बोल रहा हूँ आपको, ये रुपेश है जो राहुल को उठा के लेके गया कहीं पर। अक्षत ने बताया इसको, राहुल के साथ झगड़ा करा था वो रुपेश। रुपेश इधर है। राहुल किधर? अबे राहुल किधर है? किधर है राहुल? तेरे साथ में था ना, क्या किया तूने? मेरा बेटा बता राहुल का है? छोड़ जा, मेरा बेटा किधर है? रुपेश के बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसे ही लग रहा था जैसे उसी ने कुछ कर दिया मेरे बेटे के साथ। राहुल का वो दोस्त जिसने रुपेश और राहुल को झगड़ा करते देखा था, वो कहाँ रहता है? इधर पास में रहता है, मेरी बीवी को पता है। मिनल तुझे पता है ना वो? हाँ यही पास में रहता है सर। विष्णु तुम उस दोस्त से बात करो, तब तक मैं रुपेश की माँ से बात करता हूँ। सर आइए, इधर ऊपर रहते हैं। डर गई मैं, और तू भी बड़ा डरपोक है मुआ, हैं? पर वहां तो बड़ा हीरो बना फिर रहा था, उसका ठंडा जो छीन कर पी गया, हैं? अरे रुकना चिकने, ऐसा कौन सा कांड कर दिया जो ऐसे भाग रहा था, हैं? पुलिस अंकल, मैं और राहुल फुटबॉल खेल रहे थे तब रुपेश अंकल आए। राहुल, तूने मारा उधर। राहुल मैं भी खेलूंगा। चॉकलेट, राहुल मेरी चॉकलेट दे, मैं मार दूंगा। राहुल चॉकलेट दे मेरी, मैं मार दूंगा। दे। ए अक्षत चल घर चल। हाँ सर, मैंने भी देखा रुपेश को राहुल के पीछे चॉकलेट के लिए भागते हुए। तो फिर आपने उसे रोका क्यों नहीं? सर सच कहूँ तो मुझे खुद डर लगता है उस पागल से। सर मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, वो तो ललित ने उसको मारा
इसलिए डर के भाग गया वो। डर के भाग गया काकी क्योंकि उसने मेरे बेटे को गायब किया। सर इतना बड़ा पत्थर फेंक के मारा मुझे यहाँ पर। अगर आप उनसे अच्छे से बात करते ना तो वैसा कभी नहीं करता। एक मिनट, आप कौन है? सर मैं रुपेश की छोटी बहन, इनकी वजह से पता नहीं मेरा भाई कहाँ भटक रहा होगा। अरे रो मत मेरे बच्चे। अच्छा मैं पुलिस को कुछ नहीं बोलूंगी, मैं सच्ची बोल रही हूँ। अच्छा बात पूछूं, सच सच बताएगा तू मुझे? तू बचपन से ही ऐसा है या बाद में ऐसा हो गया? मैं तो भूल ही गई थी, तेरा ऊपर वाला कमरा खाली है ना? है ना? है ना? है ना? सर राहुल के दोस्त और उसकी मां ने बयान दिया है कि उन्होंने रुपेश को राहुल के साथ झगड़ते हुए देखा था। रुपेश राहुल के पीछे भाग रहा था और कुछ पड़ोसियों का कहना है कि रुपेश गुस्से में वायलेंट हो जाता है, लेकिन रुपेश ने राहुल के साथ क्या किया इसका विटनेस कोई नहीं मिला। हो सकता है राहुल रुपेश के गुस्से का नहीं बल्कि किसी और के जुर्म का शिकार हो। यह किडनैपिंग का भी मामला हो सकता है, इसलिए बेगड़ी रैकेट से जुड़े हर किसी से पूछताछ करो। इस रुपेश का मिलना बहुत जरूरी है। रुपेश से ही हमें राहुल की लीड मिल सकती है। पुलिस अब इन संभावनाओं को खंगाल रही थी कि राहुल का अचानक गायब होना कहीं किडनैपिंग या किसी और अपराध से तो नहीं जुड़ा था। वहीं रुपेश की तलाश भी जारी थी। दिमाग का खिसका हुआ है वो, पर अपने काम का है। हाँ ठीक है, मैं उसे लेकर आती हूँ। अच्छा सुन हीरो, अरे अरे कहाँ गया तू? कहाँ गया? अरे चोरी करता है? चोर कहीं गए? अरे चोर! सर राहुल के पेरेंट्स को अभी तक कोई रैंसम कॉल नहीं आया और ना ही ऐसा कोई लीड मिला जिससे पता चले कि राहुल किसी बेगड़ी रैकेट या किडनैपिंग का शिकार हुआ है। हो सकता है राहुल के पिता ललित का शक सही हो और राहुल को रुपेश ने किडनैप किया। इस रुपेश का कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अरे दैया, बाहर से तो बड़ा डरपोक लगता है, लेकिन अंदर से बहुत शाना है तू। तुझे पुलिस कहीं पकड़ ना ले इसलिए तू यहाँ का छिपा हुआ है ना? है? पर मैंने भी तुझे ढूंढ लिया। इसको देखा आपने कहीं? हाँ साहब मैं देखा इसको, ये कल मेरी दुकान से समोसा चुरा के भागा था। किस साइड गया है वो? इस साइड आ गया। इधर? हाँ बिल्कुल। चलो गाड़ी में बैठो। आजा मेरा हीरो, चल तुझे अच्छा अच्छा खाने को दूंगी, खूब मजा आएगा। ए ऑटो! नीचे उतर, नीचे उतर। क्या हुआ साहब? कहाँ लेकर भाग रहे इसको? कहाँ लेकर भाग रहे इसको? साहब मैं तो उसकी मदद कर रही थी साहब। तेरे को मालूम है अपने भतीजे को गायब करके भागा ये और तू भी शामिल है इसमें, है ना? साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं तो उसको पागल समझ के साहब इसकी मदद कर रही थी। और ले चलो इसे। वो किन्नर रुपेश को अपने साथ किस मंशा से ले जा रहा था ये साफ नहीं था, और जब पुलिस ने तहकीकात की तो पाया कि उस किन्नर और रुपेश की जिस जगह पर मुलाकात हुई थी वहां वो किन्नर अक्सर बख्शीश मांगते हुए देखा जाता था। रुपेश उस किन्नर को पहले से जानता था ये भी साफ नहीं था, लेकिन फिलहाल पुलिस रुपेश से ये जानने की कोशिश कर रही थी कि राहुल के गायब होने में क्या उसका कोई हाथ था। तो तुम्हें सच में नहीं पता कि राहुल कहाँ है? तो राहुल के दोस्त अक्षत ने हमें बताया कि राहुल और तुम्हारा चॉकलेट को लेकर झगड़ा हुआ था। क्या ये बात सच है? तो राहुल के दोस्त अक्षत ने हमें बताया कि राहुल और तुम्हारा चॉकलेट को लेकर झगड़ा हुआ था। क्या ये बात सच है? राहुल मेरी चॉकलेट दे, मैं मार दूंगा। राहुल चॉकलेट दे मेरी, मैं मार दूंगा। दे। मैंने कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं। तुमने कुछ नहीं किया तो किसने किया? सर बार बार मत पूछिए ना, कह रहा है ना उसने राहुल को कुछ नहीं किया होगा। नौटंकी कर रहा है ये। नौटंकी ये नहीं, नौटंकी आप कर रहे हो। तू बोलना क्या चाहती है? एक मिनट। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालने से कुछ नहीं होगा और आप रुपेश को कुछ नहीं कहेंगे। रही बात राहुल की, उसे ढूंढने का काम हमारा है, हम ढूंढ लेंगे। ललित, हाँ राहुल के बारे में आप कौन? सर ये हमारे फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर आशुतोष। माँ ने इन्हें रुपेश की फिजिकल चेकअप और मरहम पट्टी के लिए बुलाया है।
सर कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल के पिता सच में कोई नाटक कर रहे हो? उन्होंने अपने बेटे को गायब किया, फिर रुपेश को फंसा के उसे अंदर करवाना चाहते हो? क्योंकि वो चाहते थे कि रुपेश मेंटल असाइलम जाए, लेकिन रुपेश की मां उसे नहीं भेज रही थी। लेकिन इस रुपेश के अंदर कई राज हैं, कुछ ऐसे जो वो जानता है लेकिन बोल नहीं रहा है। लेकिन सर रुपेश ने राहुल को ज्यादा से ज्यादा पीटा ही होगा। चलो मान लो इस मारपीट में रुपेश के हाथों राहुल का मर्डर हो गया, लेकिन लाश तो मिलनी चाहिए, क्योंकि रुपेश इतना दिमाग वाला नहीं है कि वो किसी को मार के उसकी लाश ठिकाने लगा दे। ऐसा भी तो हो सकता है कि रुपेश की माँ और बहन ने मिलकर लाश को ठिकाने लगाया हो और अब रुपेश को बचाने की कोशिश करे। दोनों माँ बेटी और ललित तीनों के कॉल रिकॉर्ड निकालो और जब से राहुल गायब हुआ है तब से इनकी एक्टिविटी चेक करो। मुझे लगता है रुपेश के मन में जो चल रहा है वो जानने के लिए हमें किसी काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। हो सकता है कि राहुल के साथ हुए अपराध का कोई क्लू हमें मिल जाए। मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कीजिए। मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। माँ सुनो ना, आप इनके लिए कॉफी बना दो, मैं घर निकलती हूँ। सलोनी भी मेरा इंतजार कर रही होगी। घर जा रही हो तो मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप बैठ के कॉफी पीजिए। बेकार का ऑटो पकड़ोगी, उससे अच्छा मैं छोड़ देता हूँ। उसी तरफ तो जाना है, चली जा साथ में, ऐसे ही अकेली जाएगी। ठीक है ना? लो, आ गई तुम्हारी मंजिल, पर लगता है मेरा सफर कभी खत्म नहीं होगा। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मंजिल जरूरी है आशुतोष। बेटर होगा कि तुम अपनी मंजिल कहीं और ढूंढ लो। भाई तो ठीक है ना? हाँ सर, अब हम इसे ले जा सकते हैं ना घर? जी चल बेटा। सर रुपेश से बात करके एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि वो राहुल को इतना हार्म नहीं पहुंचा सकता कि उसकी जान ही ले ले। लेकिन डॉक्टर साहब कभी कभी मर्डर अनइंटेंशनली भी होते हैं। हो सकता है कि रुपेश की घबराहट उसके क्राइम करने का गिल्ट हो सकता है सर, पर मुझे नहीं लगता रुपेश ने राहुल का मर्डर किया होगा। हाँ, उसने ये बात कबूल की है कि उसकी राहुल के साथ नोकझोंक हुई थी चॉकलेट को लेकर, और उसने ये बात भी कबूल की है कि उसने राहुल को मारने के लिए पत्थर तक उठा लिया था। राहुल चॉकलेट दे, मैं मार दूंगा। राहुल चॉकलेट दे, मैं मार दूंगा। राहुल मैं मार दूंगा। राहुल रुक जा, मैं मार दूंगा। राहुल। और फिर उसने कुछ ऐसा देख लिया कि वो बता ही नहीं पा रहा। रुपेश ने ऐसा क्या देखा कि वो बता नहीं पा रहा है? शायद कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कोई कल्पना ना की हो, या फिर शायद उसके सामने ही राहुल को कोई हार्म पहुंचा रहा हो। इसी वजह से ना सिर्फ वो डर रहा है बल्कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा। रुपेश ने जो कुछ भी देखा है वो उससे पता करने के लिए आपको और कितना वक्त लगेगा? सर थोड़े दिन बाद एक और सेशन कर लेते हैं, शायद कुछ नया पता चल जाए। रोको 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 ना, रोको ना, रोको रोको रोको। अरे रुपेश 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 सुन तो भाई, मेरे साथ सुन। क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? रुपेश और मैं तुझे अच्छा अच्छा खाने को दूंगी। चलेगा मेरे साथ? भाई भाई क्या हुआ है? भाई हुआ क्या? बोलना। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं है, चल चल घर जाएंगे। सर रुपेश ने जो देखा वो एक्सीडेंट तो नहीं होगा, या तो उसने राहुल का मर्डर होते हुए देखा या उसका किडनैप। अगर राहुल किडनैप हुआ है तो ना तो अभी तक हमारे पास किसी रैकेट का कोई लीड है और ना ही किसी आउटसाइडर का, और ना ही ललित के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ सामने आया है जिससे पता चले कि उसने अपने बेटे को किडनैप करवाया है। सजा एक ऐसा खौफ है जिससे 5 साल का बच्चा भी डरना सीख जाता है, और रुपेश की दिमागी हालत तो 10-12 साल के बच्चे की तरह है। तो हो सकता है कि रुपेश के हाथों राहुल के साथ कुछ ऐसा हुआ है और सजा के डर से वो चुप बैठा है। ललित का बेटा राहुल किस अपराध का शिकार हुआ है यह अब भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन रुपेश की काउंसलिंग के फर्स्ट सेशन में यह माना जा रहा है कि रुपेश राहुल के साथ हुए अपराध का विटनेस भी हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि राहुल रुपेश के ही अपराध का शिकार हुआ हो। लेकिन ये महज अंदाजे थे और कोई भी अंदाजा सबूत नहीं तलाश कर पा रहा था।
राहुल के साथ हुआ अपराध पूरी तरह से रुपेश के बयान पर निर्भर करता था। लेकिन रुपेश की काउंसलिंग के सेकंड सेशन से सिर्फ एक दिन पहले रुपेश के अचानक गायब हो जाने की सूचना पुलिस को मिली। रुपेश खुद गायब हो गया या तुम लोगों ने मिलकर गायब किया? सच सच बताओ। लेकिन सर हम उसे क्यों गायब करेंगे? क्योंकि कल उसका सेकंड काउंसलिंग सेशन था और वो हमें सच बताने वाला था कि उसने राहुल के साथ क्या किया, और ये बात आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। रुपेश भैया ने राहुल के साथ कुछ नहीं किया। ललित भैया को ऐसा लगता है और अपना बदला लेने के लिए ना जरूर ललित भैया ने रुपेश के साथ कुछ किया है। हमें गुमराह करने के लिए आप लोग ललित पे शक जताओगे। शक नहीं, यकीन है हमें। कल रात आया था मेरे घर पे मेरे बच्चे को मारने के लिए। मेरे बच्चे को ढूंढिए। रुपेश का गायब होना पुलिस को एक साजिश लग रहा था, पर रुपेश की मां और बहन के बयानों की पुलिस ने पुष्टि की तो पाया कि ललित ने रुपेश को मारने की कोशिश की थी। सर, ललित ने बहुत बुरी तरह से रुपेश का गला दबाया था। रुपेश का बीपी इतना लो हो गया था कि मुझे ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा। तुम कब निकले थे अपने घर के लिए वहां से? रात 1:30 बजे के आसपास। अच्छा, जब तुम वहां से निकले थे ललित को देखा वहां पर? हाँ साहब, वो तो उसके विंडो के पास में ही बैठा था। सर, मैं मानता हूं मैं अपने बेटे की याद में अपना आपा खो चुका था और इसी गलती का फायदा उठा के वो लोग मुझे फंसा रहे हैं। तू जितना दिखता है ना उतना सीधा है नहीं। सर, मेरा यकीन कीजिए सर, रुपेश पे गुस्सा उतारने के बाद मैं घर पे आके सो गया और जब सुबह उठा तो मुझे पता चला कि रुपेश गायब हो चुका है। सर, आप ही बताइए, रुपेश के घर में घुस के उसकी माँ और बहन के रहते हुए मैं उसको कैसे गायब कर सकता हूँ? और डॉक्टर भी था ना घर पर, तो डॉक्टर का नाम क्यों नहीं लिया? सर, मैंने डॉक्टर को रात में जाते हुए देखा था, तब मैं जाग रहा था सर, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद मैं सो गया सर। आई शपथ बोल रहा हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए सर, इन लोगों ने रुपेश को छुपा दिया होगा क्योंकि ये जानते हैं मेरे बेटे राहुल को रुपेश ने गायब किया। ललित के बेटे राहुल के गायब होने के बाद एक बार फिर से रुपेश का गायब होना कई सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन रुपेश को किसी ने गायब किया था या रुपेश खुद गायब हुआ था, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं था। और इसी दौरान राहुल के साथ हुए अपराध का एक खुलासा हुआ। सर, बॉडी तो काफी बुरी हालत में है, पहचानना भी मुश्किल है। विष्णु, ये एरिया राहुल के घर से ज्यादा दूर नहीं है, हो सकता है ये लाश राहुल की हो। राहुल के फैमिली को शिनाख्त के लिए बुला लो। सर, ये चेन हमें बच्चे के गले में मिली, क्या ये राहुल की चेन है? राहुल जिस दिन गायब हुआ था, रुपेश को राहुल के पीछे भागते हुए देखा गया था। काउंसलर का कहना है कि रुपेश ने ऐसा कुछ देखा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। राहुल की लाश नाले में मिलना क्या एक हादसा था? अगर वो हादसा था तो रुपेश को इस बात का गिल्ट था कि राहुल की मौत का वही जिम्मेदार है, या कहानी कुछ और है? और ये रुपेश के गायब होने का क्या चक्कर है? रुपेश विक्टिम था या सस्पेक्ट, ये साफ नहीं था, और ना ही ये साफ था कि रुपेश इस वक्त कहां है। डीएनए रिपोर्ट से ये साफ हो चुका था कि नाले में मिली लाश राहुल की है, लेकिन राहुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने क्राइम का एक दूसरा ही एंगल खड़ा कर दिया था। सर, राहुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत उसी दिन हुई जिस दिन वो गायब हुआ, और नाले में गिरने की वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन सर, एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्या? उसके गले में हाफ मेल्टेड चॉकलेट मिली जिसमें काफी मात्रा में जहर मिलाया हुआ था। राहुल के दोस्त अक्षत ने हमें बताया कि चॉकलेट तो रुपेश के हाथ में थी जो राहुल लेकर भागा था। चॉकलेट में जहर था, ये बात रुपेश को पता होगी? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ये बात रुपेश को पता होगी, क्योंकि वो तो खुद राहुल के पीछे वो चॉकलेट वापस लेने भागा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो जहर मिली चॉकलेट रुपेश के पास आई कैसे? चॉकलेट में जहर मिलाना ये किसी दिमाग वाले का ही काम हो सकता है। किसी ने तो रुपेश के दिमागी हालत का फायदा उठाकर उसे जहर भरी चॉकलेट दी, जिसका मकसद था रुपेश को मारना, लेकिन मौत हो गई राहुल की। इस राहुल के दोस्त अक्षत से दोबारा मिलते हैं। सर, बेटा ध्यान से देखो और बताओ कि उस दिन रुपेश अंकल कौन सी चॉकलेट लेकर आए? हाँ, यही थी। क्या रुपेश अंकल हमेशा यही चॉकलेट खाते थे? उनका तो पता नहीं, पर
राहुल तो यही चॉकलेट खाता था। लगता है रुपेश अंकल ने राहुल की चॉकलेट चुराई होगी, इसलिए राहुल चॉकलेट उठा के भागा। अरे ये तो मेरी चॉकलेट है। जरूर ये चॉकलेट राहुल के बाप ललित ने रुपेश को दी होगी। लेकिन सर जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय ललित अपने ऑफिस में था। राहुल की माँ भी तो ये चॉकलेट रुपेश को दे सकती है। उठाकर लेकर आओ दोनों को, ये दोनों आसानी से मुंह नहीं खोले। सर सर मैंने रुपेश को कोई चॉकलेट नहीं दी। मुझे ऐसा लगता है उसने मेरे बेटे को मारने के लिए खुद ही चॉकलेट में जहर मिला दिया होगा सर। तो उसे आधा दिमाग वाला कहता है ना, तो उसके पास इतना दिमाग नहीं कि वो चॉकलेट में जहर मिला सके। वो दिमाग तेरे पास है। रुपेश से गायब होने के पीछे भी तेरा ही दिमाग था, क्योंकि तुम्हें शक था कि राहुल की लाश मिलने के बाद तुम्हारे प्लानिंग का भांडा फूट जाएगा। कोई प्लानिंग नहीं थी सर। जब ये सब हुआ तो मैं ऑफिस में था सर। तो वो चॉकलेट तुमने अपने बीवी को देने के लिए कहा होगा। नहीं सर, उन्होंने मुझे रुपेश को कोई चॉकलेट देने को नहीं कहा था। अगर ललित ने नहीं बोला था तो क्या तुमने खुद वो चॉकलेट रुपेश को दी थी? नहीं सर, मैंने रुपेश को कोई चॉकलेट नहीं दी है। तेरी बीवी ने हमें बताया कि जहरीला चॉकलेट तूने दिया था। क्या? नहीं सर, वो ऐसा कैसे बोल सकती है? देख, उसने अपना स्टेटमेंट दे दिया, तू भी सच बोल। इससे पहले भी तुमने रुपेश को मारने की कोशिश की थी और इस बार भी रुपेश को तुमने ही गायब किया है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। अगर तूने कुछ नहीं किया तो तेरी बीवी ऐसा क्यों बोल रही है कि तूने उसके हाथ में चॉकलेट दिया था रुपेश को देने के लिए? ये झूठ है सर, मैंने मिनल को कोई चॉकलेट नहीं दी। वो तो ये भी बोल रही है कि उसे पता ही नहीं था कि चॉकलेट में जहर है। उसे तुमसे घिन आ रही है, तुम्हारी वजह से उसके बेटे की जान चली गई। मैंने उसे कोई चॉकलेट नहीं दी सर, उसने खुद ने दी होगी। तो तुम ये बोलना चाहते हो कि वो चॉकलेट मीनल ने दी थी और अब तुम्हें फंसा रही है? मुझे पता नहीं सर उसने चॉकलेट दी या नहीं दी, लेकिन कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि उसके चलते मुझे उस पर शक हो गया। ललित, मुझे माफ कर दो। वो राहुल। राहुल? क्या हो गया? रुक क्यों गई? बोल, आगे बोल। कुछ नहीं, राहुल के जाने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सर उस दिन उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसी की वजह से मेरा बेटा मर गया होगा, इसलिए वो मुझसे माफी मांग रही थी। सर वो बेकार में शक करके मुझे। शक नहीं, सच बोल रहे। अगर वो झूठ बोल रहा है तो तुमने ललित से माफी क्यों मांगी थी? क्या वजह थी? मुझे याद नहीं है सर। मैं बताता हूँ। राहुल की मौत जहरीले चॉकलेट से हुई थी। तुम्हारे बेटे की मौत की जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने मारा है अपने बेटे को। मैंने अपने बेटे को नहीं मारा है, मैं उस पागल को मारना चाहती थी। मैं भी खेलूंगा। मुझे भी खिलाओ। चॉकलेट खाएगा? अरे अभी मत खोल, आराम से खाना। और सुन, किसी से मत कहना कि भाभी ने दिया है, ठीक? ठीक है, जा। उस रुपेश की वजह से मेरे बच्चे की जान खतरे में थी। पागल हो गया। मत मार, मैं समझाऊंगी। जानबूझ के इसने ये किया है ताकि मेरे बच्चे मर जाए। कितनी बार आपको कहा है इसको पागल खाने भेजो, समझ नहीं आया आपको मतलब ना? रुपेश कुछ ना कुछ रोज ऐसा करता था जिससे मैं डरने लगी थी। पता नहीं कब मेरे बच्चे को क्या हो जाए। और काकी भी उसे मेंटल असाइलम भेजने को तैयार नहीं थी। उसकी वजह से हम लोग का जीना मुश्किल हो गया था सर, इसलिए मैं उसे। लेकिन मुझे क्या पता था सर कि मैं अपने ही बेटे को खो दूंगी। बेटे को खोने के बाद भी अक्ल नहीं आई जो रुपेश को मार के ही दम लिया? नहीं सर, मैं भले ही रुपेश को पहले मारना चाहती थी, लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, तुमने ही मारा है उसे। सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो किसने मारा? ललित ने? मुझे नहीं पता सर किसने मारा है, लेकिन मैंने नहीं मारा है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे नहीं पता रुपेश कहाँ है। मैंने कुछ नहीं किया सर, यकीन कीजिए। रुपेश को ललित ने गायब नहीं किया तो हो सकता है कि ललित के डर से रुपेश कहीं भाग गया हो। सर अगर रुपेश कहीं भागा होता तो अब तक तो उसे मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उसका कोई लीड नहीं मिला है। ललित और मीनल के अलावा रुपेश की जिंदगी में और कौन था जिसका मोटिव रुपेश को भगाना था? सर मोटिव का तो अंदाजा नहीं, लेकिन एक बात है जो मुझे खटक रही है। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन रुपेश की दूसरी बहन रूपा और उसका पति अभी तक रुपेश की मां से मिलने नहीं आया, जबकि वो उसके घर के पास ही रहती है। रसिका का पति सतीश, वो भी मिलने नहीं आया। कहीं रुपेश के गायब होने के पीछे कोई फैमिली एंगल तो नहीं, या कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी उससे निकाल रहा है?
अगर ऐसा कर रहा है तो उसने टाइमिंग बहुत सही चुना है, जब ललित और मीनल शक के दायरे में थे। विष्णु, ये रुपेश की माँ, रुपेश की दोनों बहनें और दोनों जीजा, इनके आपस में कैसी केमिस्ट्री थी, ये अच्छे से पता करो और इस ललित पे भी नजर रखो। सर, पुलिस अब इन संभावनाओं को खंगालने लगी कि कहीं रुपेश के गायब होने के पीछे कोई फैमिली एंगल तो नहीं था। वहीं रुपेश की तलाश में पुलिस उस किन्नर से भी मिली जिसके साथ रुपेश को पहले भी देखा गया था। ये लड़का फिर कोई कांड करके भाग गया क्या साहब? तूने इसे देखा या नहीं, ये बोल। नहीं साहब, उस दिन के बाद इस लड़के को मैंने नहीं देखा साहब, और देखती भी ना साहब तो सबसे पहले मैं आपको फोन करके बताती। मैंने तो उस लड़के को भोला ना समझ के इसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अब एक बार गलती करने के बाद मैं दोबारा गलती थोड़ा ना करेगी साहब। सर, पता चला है कि रसिका का पति सतीश भी रुपेश को पसंद नहीं करता था। उसने अपनी पत्नी को भी रुपेश और उसकी मां से रिश्ता खत्म करने के लिए बोला था, और पिछले 1 साल से वो रुपेश के घर नहीं गया। और जिस रात रुपेश गायब हुआ, उस रात सतीश की फोन लोकेशन रुपेश के घर वाले एरिया की थी। अरे वाह, गुड गर्ल। ब्रेकफास्ट की तरह टिफिन भी फिनिश करना, ठीक है? ओके मम्मा। सुनो ना सतीश, ऑफिस जाते वक्त सलोनी को स्कूल छोड़ दो प्लीज। अच्छा, तो तुम आज फिर अपने मायके जा रही हो? जिसकी वजह से हमारी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, अब वो तो गायब हो गए। अब तो अपनी फैमिली पे कंसंट्रेट करो तुम। सतीश, मेरा भाई गायब है और तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है। देखो, मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है उसके बारे में, और अगर तुम्हें अफसोस हो ना तो घर में बैठ के अफसोस करो। बार बार मायके जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। देखो सतीश, मेरा जाना बहुत जरूरी है, माँ को मेरी जरूरत है, प्लीज समझो। तुम अब भी नहीं सुधरोगे रसिका। सतीश शर्मा? हाँ, मैं तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। प्लीज कब? तुम्हारा साला रुपेश गायब है, पता तो होगा ही तुम्हें। तो इसके लिए आप मुझे क्यों मिलना चाहते हैं? रुपेश की वजह से तुम्हारी बीवी मायके बिजी रहती थी और तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी बीवी मायके कदम भी रखे। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने रुपेश को गायब किया? मैंने कब ऐसा कहा? वैसे तुम अपने ससुराल कम जाते हो, पर जिस रात रुपेश गायब हुआ था उसी रात तुम्हें ससुराल के आसपास देखा गया था। ठीक उसी रात अपने ससुराल जाने की कोई खास वजह? देखिए, तब रसिका अपने मायके में थी और मेरी बेटी उससे मिलने की जिद कर रही थी, तो मैं उसे अपने ससुराल लेके गया। बच्चा उतरना, तुम यही रुको, मैं अभी आता हूं। पापा मम्मा कल आ जाएगी सुबह बेटा। हाँ चलो निकलते हैं। उसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ घर वापस आ गया। वैसे ललित ने रुपेश को धमकी दी थी, हो सकता है उसका फायदा तुमने उठाया हो और रुपेश को गायब किया हो। सर, मैं मानता हूं कि मैं रुपेश से नफरत करता हूं, लेकिन मैंने उसको गायब नहीं किया सर। मतलब नफरत करते हो? हाँ, पर मेरे अलावा बहुत सारे लोग उससे नफरत करते हैं। रसिका की बड़ी बहन, उसका जीजा, वो सब लोग उससे नफरत करते हैं सर। खुद को बचाने के लिए उन्हें क्यों घसीट रहे हो बीच में? सर, मैं घसीट नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। रुपेश ने ऐसा क्या किया कि सब लोग उससे नफरत करते हैं? सर, उसने अपनी बहन रूपा का रेप करने की कोशिश की थी। क्या? सर, मैं नहीं चाहती थी कि हमारी बदनामी हो, इसलिए हमने कोई कंप्लेंट नहीं की, लेकिन मेरे पति पुलिस कंप्लेंट करना चाहते थे। कंप्लेंट नहीं की, लेकिन नफरत तो जरूर हुई होगी। नफरत जरूर है सर, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि रुपेश को गायब करने में हमने अपनी नफरत निकाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। इनफैक्ट रुपेश का तो इसमें कोई दोषी नहीं है, मैं तो माँ को ही दोषी मानता हूँ। रुपेश ने आपकी बेटी यानी खुद के बहन के साथ जो शर्मनाक हरकत की, उसके लिए आप किसे दोष देंगे? कुछ वक्त के लिए उसे दूर रखकर उसके इलाज पर जोर दिया होता तो भला तो रुपेश का ही होता, और आपकी ममता को भी इस तरह से कोसा नहीं जाता। दोष मेरी ममता का नहीं है सर, ये सब उस ललित की संगत का असर है। चल जल्दी जाके आता हूँ। हाँ, मैं फटाक से मिलूं, टेंशन मत। क्या देख रहा है? हाँ? औरतों को देख रहा है? हाँ? सही बात है। रुक, औरतों को देख रहा है? मुझे पता है। रुक रुक, तेरे को एक बढ़िया चीज बताता हूँ, ये देख। मजा आ रहा है ना? हाँ? मजा आ रहा है ना? अब ये रोज रात में डांस करने की वजह ना, ये देखा कर, और तेरी शांति से नींद आएगी तुझे रोज रात में। क्या दिखा रहा है तू इसे? अब कुछ नहीं, वो जंगल का वीडियो था, आता हूँ मैं जरा फटाक से। वो तो हर बात के लिए मुझे ही दोषी ठहराएंगे सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। रुपेश को मैं बचपन से जानता हूँ, वो पहले से ऐसा है।
जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो एक ना एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। रुपेश को मारने की मंशा में राहुल की मां अपने ही मासूम बेटे की हत्या की वजह बन गई, लेकिन उसने इस बात से साफ इनकार किया कि रुपेश के दोबारा गायब होने में उसका कोई हाथ है। दूसरी तरफ ललित भी अपने बयान पर कायम था। तो क्या रुपेश ललित के डर की वजह से गायब हुआ था, या फिर इस बार वो किसी अपराध का शिकार हुआ था? और अगर हां, तो इसमें किसका हाथ था? हटो सामने से। हेलो, रसिका, किसका फोन है? क्या बोल रहे हैं? बोलती क्यों नहीं है? क्या बोला? मेरा बच्चा। रुपेश की हत्या में किसकी क्या भूमिका थी ये अभी तक साफ नहीं था, लेकिन जल्द ही पुलिस को इस केस में एक लीड मिली। रुपेश को आखिरी बार उसके घर पर सही सलामत देखा गया था। फिर रुपेश की लाश उसके घर से 10 किलोमीटर दूर हमें मिली। अब सवाल यह है कि अपने घर से उस जगह तक रुपेश पहुंचा कैसे? जिस रात रुपेश गायब हुआ घर में 3 लोग थे, रुपेश की मां, रुपेश की बहन और डॉक्टर आशुतोष, 2 उसके सगे, एक फैमिली डॉक्टर, जिसमें से डॉक्टर आशुतोष रात को निकल गया था। लेकिन सर एक एंगल और है रसिका और डॉक्टर आशुतोष का। मैंने रसिका के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। डॉक्टर आशुतोष और रसिका के बीच में काफी बातें होती हैं। अगर इन दोनों के बीच अफेयर है तो हमें यह समझना होगा कि रुपेश को मारने के पीछे इन दोनों का मोटिव क्या है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो क्या है ना, रसिका और मैं कॉलेज से ही एक दूसरे को जानते, पर हमारा कोई अफेयर नहीं है। वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है बस। लेकिन डॉक्टर साहब वो शादीशुदा भी है। जानता हूँ सर, वो शादीशुदा है और उसका पति के साथ रिश्ता कुछ अच्छा नहीं चल रहा, और एज अ गुड फ्रेंड वो मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, बस दैट्स ऑल। सर मैं मानती हूँ कि मेरे और सतीश के बीच में रिलेशन ठीक नहीं है, लेकिन जैसा आप बोल रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस रात रुपेश गायब हुआ था तुम भी घर पर ही। ऐसा तो नहीं कि रुपेश को तुमने ही गायब किया हो? नहीं सर, आशुतोष के जाने के बाद मैं वही साथ वाले कमरे में सो गई थी और माँ रात भर रुपेश के साथ ही थी। जिस रात रुपेश गायब हुआ सुबह 5 बजे तक मैं उसी के साथ थी। फिर मेरी आंख लग गई। जब उठी देखा रुपेश बेड पे नहीं था, मेन डोर खुला था। पक्का ललित ने उसे गायब करा है उस दिन, क्योंकि रात को 1 बजे तक दरवाजा ठोकता रहा था वो। मेरे बच्चे को मार डाला। रुपेश का मन एक 8-10 साल के बच्चे जितना भी परिपक्व नहीं था, लेकिन शरीर में हो रहे लगातार हार्मोनल चेंजेस उसे धीरे धीरे हिंसक बना रहे थे। लेकिन रुपेश सिर्फ अपनी अल्पबुद्धि का ही नहीं, बल्कि अपनी मां की गैर जिम्मेदार सोच और अपने करीबियों के बुरे बर्ताव का भी शिकार हो रहा था। लेकिन उसकी जिंदगी का जो अंजाम सामने आया वो बेहद दयनीय था। हाँ साहब, देखा है एक किन्नर भाग रहा था, उसके पीछे ये भाग रहा था। किन्नर? कौन किन्नर? ये तो नहीं जानता था। अच्छा, उस किन्नर का स्केच बनवा सकते हो? हाँ, बनवा सकते हैं। सर ये तो वही किन्नर है जो पहले भी रुपेश के साथ देखी गई है। सर ये तो वही किन्नर है जो पहले भी रुपेश के साथ देखी गई है। सर रुपेश जब दोबारा गायब हुआ था तो मैंने इस किन्नर से पूछताछ की थी, लेकिन इसने कहा था कि वो उसे मिली नहीं है। लेकर आओ इसे। सर ए राजा लेना लो। इधर साहब, साहब कहाँ लेके जा रहे हो साहब मेरे को? अब मैं कुछ नहीं की साहब, मैं सच बोली साहब। मैं मानती हूँ कि मैं उससे मिली थी, लेकिन मैंने नहीं मारा रुपेश को साहब। तो पहले झूठ क्यों बोला था? साहब अगर मैं आप लोगों को पहले बता देती तो आप लोगों को मुझ पर शक होता साहब। मैं तो उसे पागल बेसहारा समझकर उसकी मदद कर रही थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो अपराधी है तो मैंने कसम खाई कि मैं दोबारा कभी नहीं मिलूंगी उससे। तो फिर क्यों मिली थी? तुम्हारी तरह बनाना चाहती थी उसे? नहीं साहब, मैं उससे नहीं मिली साहब, बल्कि वो खुद आया था मेरे पास। 20, 40, 50, 90 और 230 और ये 330। आ गया हीरो, जेल से छूट गया तू जा रे बाबा, मैं तुझसे बात नहीं करती। मेरे वहाँ पैसे गिर गए थे और जब मैं अपना पैसा वापस लेने आई तो मैंने देखा कि रुपेश
एक कार में बैठ के कहीं चला गया साहब। गाड़ी का नंबर याद है तुम्हें? नहीं साहब, मैं इतनी पहले की नहीं हूँ साहब, पर हाँ साहब, वो एक सफेद रंग की कार थी साहब। कोई कहानी तो नहीं बना रही हो? अरे नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही साहब, हाँ कर जितना मुझे पता था सब बता दिया साहब। मैं जाऊँ क्या साहब? वो किन्नर अपने बयान पर टिका रहा कि रुपेश की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रुपेश की हत्या की जो वजह का खुलासा हुआ, उसने इस केस को एक नई दिशा दे दी। सर, रुपेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत दवाई के ओवरडोज की वजह से हुए हार्ट अटैक से हुई है। उस किन्नर ने हमें बताया था कि रुपेश ने किसी सफेद रंग की गाड़ी में लिफ्ट ली थी। डॉक्टर आशुतोष के पास भी सफेद रंग की गाड़ी है। हाँ सर। उस एरिया में जितने भी सीसीटीवीज हैं उनके फुटेज चेक करो, किसी न किसी कैमरे में वो गाड़ी कैप्चर हुई होगी। अब इस डॉक्टर आशुतोष के साथ सबूत के साथ बात करते हैं। जब पुलिस ने क्राइम सीन के आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया तो उस कार की पहचान हो गई जिसमें रुपेश को लिफ्ट लेते हुए देखा गया था। उस दिन ललित जब रुपेश को मारने के लिए आया था तो मैंने सोचा कि यही सही मौका है रुपेश को खत्म करने का, क्योंकि अगर मैं रुपेश को खत्म करूंगा तो सारा शक ललित पर जाएगा। और मैंने अगले दिन उसका पीछा किया और किन्नर के जाने के बाद ब्रिज के नीचे मुझे वो जब अकेला मिला। अरे रुपेश, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी आई कितना ढूंढ रही है तुमको। आओ बैठो, मैं छोड़ता हूँ। आओ। मैं उसे गाड़ी में बिठाकर दूर सुनसान जगह पर ले गया साहब, और फिर मैंने उसे कहा कि अरे रुपेश, खून बह रहा है, ये आई देखेगी ना ये सब तो बहुत डांटेगी। लेकिन डरो मत, बिल्कुल डरो मत। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक इंजेक्शन है, वो अगर तुम लोगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर आई तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटेगी। डरो मत, हाँ, बिल्कुल डरो मत। तो उसे मारा क्यों? क्योंकि मैं कॉलेज से ही रसिका से प्यार करता था सर, लेकिन उस रुपेश की वजह से वो हमारे रिलेशन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, और माँ के कहने पर उसने सतीश से शादी की। आशुतोष, मैं सतीश को डिवोर्स नहीं देना चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो ये समझ ले जितना मेरे लिए रुपेश और माँ इम्पोर्टेंट है, उतना ही मेरे लिए सलोनी और वो भी इम्पोर्टेंट है। देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि सतीश अगर तुम्हें इतना परेशान कर रहा है तो तुम्हें उससे डिवोर्स लेना चाहिए। आता राहिला प्रश्न सलोनीचा, बीइंग अ मदर उसकी कस्टडी भी तुम्हें ही मिलेगी। मैं तुमसे अपनी मैरिड लाइफ ठीक करने के सोल्यूशन मांग रही हूँ और तुम मुझे डिवोर्स देने की बात कर रहे हो। देखो, मेरा कहने का मतलब ये, मैं समझ गई हूँ क्या मतलब है तुम्हारा। वैसे ही मैं रुपेश के लिए बहुत परेशान हूँ, अब तुम मुझे और परेशान मत करो। खैर, मैं खुद घर चली जाऊंगी। सुनो रसिका, रुपेश का सॉल्यूशन भी। उस रुपेश की वजह से रसिका अपनी लाइफ में कभी सही डिसीजन नहीं ले पाई सर। उस दिन भी रुपेश का नाम लेकर मुझसे झगड़ा करके चली गई। तभी मैंने सोचा कि अगर मैंने रुपेश को मार डाला तो वो सतीश को छोड़कर मेरी लाइफ में वापस आ सकती है, इसलिए मैंने रुपेश को मार डाला सर। तू डॉक्टर है, तेरा काम लोगों की जिंदगी बचाना है, ना ही दूसरों की जिंदगी लेना। दूसरों की जिंदगी लेकर तुझे क्या लगता है कि तेरी जिंदगी बन जाएगी? रुपेश को मेंटल असाइलम ना भेजने का फैसला एक मां की ऐसी भूल थी जिसके परिणाम ने उसकी ममता को ही घायल कर दिया। कभी कभी अपनों की खुशियों के लिए हमें अपनी भावनाओं से समझौता करना पड़ता है, लेकिन ना रसिका ये बात अपनी मां को कभी समझा पाई और ना ही रसिका का पति उसे कभी समझ पाया। लेकिन रसिका के दोस्त आशुतोष ने जो फैसला लिया उसे तो बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जा सकता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। अरे क्या बताए, अभी तक पगार नहीं हुई ना, हमें आना है आपके पास। ठीक है, चलिए चलिए।
साहब आग, आग साहब, गणेश साहब मैं, क्या हुआ? ऊपर के कमरे में आग लग गई है। आग लग गई? आकाश भैया दरवाजा खोलिए। बड़े साहब, साहब दरवाजा खोलिए। बड़े साहब, आकाश भैया क्या हुआ? वो ऊपर के कमरे में क्या हुआ? साहब ऊपर आग लग गई। चलिए जल्दी चलिए। आग लगी, ऊपर के कमरे में आग लगी। खोलो खोलो, जोर से खोलो। अरे 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 नहीं खुला तो तोड़ो दरवाजा। मुंबई के एक उपनगर मलाड के एक बंगलों में एक लड़की अपने कमरे में धुन धुन कर चलती रही और उसके परिवार को इस घटना के घटने की भनक तक नहीं लगी। यूं तो पहली नजर में देखने पर यह मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन क्या पुलिस की तफ्तीश शुरू होने के बाद इस जुर्म में एक के बाद एक नई परतें खुलने वाली थी? क्या जुर्म का एक ऐसा कॉकटेल सामने आने वाला था जिसमें ना सिर्फ शोषण और धोखा होगा, बल्कि ठगी, हत्या, लूट और बलात्कार भी पाया जाएगा? फॉरेंसिक वालों को बुला और एम्बुलेंस को भी बुला लेना। यस सर। सर लड़की तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है। क्या ये आपकी बेटी थी? जी नहीं, मेरा बहुत पुराना मुलाजिम है गणेश, उसकी बीवी थी। क्या ये तुम्हारी बीवी थी? उसने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहना था? क्या पता साहब, ये तो वही बता सकती थी। सर ये घर मेरे चाचा जी का है। उनकी कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैं और मेरी बीवी यहाँ पे रहते हैं, ये ताकि उनका कोई ख्याल रख सके। और ये गणेश, ये कब से काम कर रहा है यहाँ? बचपन से। हमें तो अपने असली माँ बाप याद भी नहीं। साहब ही हमारे माँ बाप हैं और मालिक भी। और हमारी दीपा से शादी भी इन्होंने ही करनी थी। तुम्हारी बीवी ऊपर वाले कमरे में थी, तो तुम कहाँ थे? साहब वो कल रात हमारी लड़ाई हो गई थी, तो मैं गुस्से में आके नीचे गेस्ट रूम में सो गया। लड़ाई झगड़े अक्सर होते थे तुम दोनों के बीच? ऐसी कोई बात नहीं थी। बहुत अच्छा पति था गणेश, दीपा का बहुत ख्याल रखता था। हो सकता है कि तुम्हारी बीवी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई। रात को झगड़ा होने के बाद गुस्से में आकर तुमने उसे जला दिया और फिर नीचे आकर सो गए होगे। साहब दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद थी और सुबह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे हम। फिर मैंने ऐसा कुछ किया तो दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद होती। जितने भोले नजर आते उतने हो नहीं। तुम्हें बीवी की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दी? मैं नीचे गेस्ट रूम में सो रहा था, दरवाजा बंद था और पंखा आवाज भी बहुत करता है, शायद इसीलिए नहीं सुन पाया। पंखे की तेज आवाज में तुझे नींद आ गई, लेकिन बीवी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दी। इंटरेस्टिंग है। मुझे नींद आने की बीमारी है। इस बीमारी की वजह से मैं स्लीपिंग पिल्स लेता हूँ, और एक बार स्लीपिंग पिल्स ले लेता हूँ तो फिर गहरी नींद में सो जाता हूँ। हो सकता है इसकी वजह से कोई आवाज सुनाई न दी हो। मैडम कल रात को हम डीवीडी पर मूवी देख रहे थे, तो शायद उसी की आवाज से हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। अगर कोई चीखा भी होगा तो हमें कुछ पता नहीं चला। और गणेश और दीपा, इनके बारे में कुछ बता सकते हैं आप हमें? गणेश तो बहुत ही सीधा लड़का है, लेकिन वो दीपा, उसकी तो आंखों से ही भूख टपकती है। मेरे हस्बैंड को भी ऐसे देखती थी कि जैसे खा जाएगी। वो तो चाचा जी गणेश को बहुत चाहते हैं, और गणेश भी सालों से उनका पूरा काम संभाल रहा है, वरना मैं तो उनको कब का बाहर निकाल फेंकती। सर एक बात समझ में नहीं आई, एक जवान लड़की जिसकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी, वो सुसाइड जैसा इतना बड़ा कदम क्यों उठाया होगा? क्योंकि तांबे ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। मर्डर? लेकिन आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं? जिस कमरे में हमें दीपा की लाश मिली थी, वहाँ ऑयल क्या ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली थी जिससे खुद को जलाया जा सकता है।
दूसरा मुद्दा, दीपा की ये लाश जहां मिली थी उस एरिया को छोड़कर पूरा रूम नीट एंड क्लीन था। जब भी कोई आदमी अपने आप को जला लेता है तो दर्द के मारे चीखता है, चिल्लाता है, छटपटाता है और यहाँ वहां भागता है, जिसके निशान उस कमरे में होने चाहिए थे जो यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये सुसाइड नहीं, एक मर्डर ही है। अंबे, ये आकाश, सुभाष, मित्रा और गणेश, इन सबके स्टेटमेंट्स को क्रॉस चेक करो। हो सकता है इनमें से कोई झूठ बोल रहा हो। ओके सर। सर मत हिला। अच्छा सुन, आज उठने में थोड़ी देर हो गई थी तो टिफिन में कुछ बनाया नहीं, स्कूल की कैंटीन में कुछ खा लेना। थैंक यू पापा, कितने अच्छे हो आप। बाय पापा। बाय। अरे मामा को बाय बोलो। बाय माँ। बाय। संभाल के जाना बेटा। सुमन उठो, दवाई खा, उठो। लो, दवाई खाओ। लो दवाई लो। डायलिसिस के लिए जाना है ना, उठो, चलो तैयार हो जाओ, उठो, संभल के चलो। हेलो, क्या? लेकिन कैसे? क्या हुआ? बोलिए ना, क्या हुआ? दीपा तो तुम्हारी साली थी, तुम्हारी बीवी की बहन, तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? सर, मेरी बीवी खुद आना चाहती थी, उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई, उसकी तबीयत बहुत खराब है सर, इसलिए। सुरेश जी, क्या आप हमें दीपा के बारे में कुछ बता सकते हैं? मतलब कैसी लड़की थी वो? दीपा बहुत अच्छी लड़की थी सर, एकदम नेक, हमेशा खुश रहती थी, सबको खुश रखती थी, सबसे प्यार करती थी। देखिए, हमें शक है कि उसका मर्डर हुआ है। आपको क्या लगता है, गणेश ये सब कर सकता है? सर, अगर आपने ये सवाल मुझसे पहले पूछा होता तो शायद मैं ना कहता, लेकिन अब मेरा किसी पर विश्वास नहीं रहा साहब, किसी पर भी नहीं। बे, अगर किसी शरीफ इंसान का मर्डर होता है तो तुम्हारा सबसे पहले शक किस पर जाता है? जाहिर सी बात है सर, क्रिमिनल पे। करेक्ट। और किसी क्रिमिनल का मर्डर हो तो? वो तो कोई भी कर सकता है, क्रिमिनल भी या कोई शरीफ आदमी भी। करेक्ट। इसीलिए हमें कैरेक्टर का पोस्टमार्टम करना जरूरी है, जिससे हमें यह पता चले कि दीपा का मर्डर घर वालों ने किया है या बाहर वालों ने। सर, मैंने दीपा के एरिया में उसके बारे में पूछताछ की है, वहां पे किसी ने भी उसके लिए कोई नेगेटिव बात तो नहीं की है। मुझे लगता है बाकी लड़कियों की तरह वो भी नॉर्मल लड़की रही होगी। नीपा, नॉर्मल लड़कियां स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर नहीं सोती। सर, तो आपके कहने का मतलब है कि वो एबनॉर्मल थी? नहीं, उसके हालात नॉर्मल नहीं थे। इस केस में पुलिस अब तक सिर्फ एक निष्कर्ष पर पहुंच पाई थी, और वो ये कि दीपा ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसकी हत्या हुई थी। और इस हत्या को लेकर उन्हें दीपा के पति गणेश पर शक जरूर था, लेकिन इस हत्या की वजह और गणेश या किसी और को भी इस हत्या से जुड़ने वाली कोई भी कड़ी अब तक उनके हाथ नहीं लगी थी। एक शादीशुदा महिला का एक छोटी बच्ची की तरह स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होना इस केस की सबसे असामान्य बात थी, और शायद वो महत्वपूर्ण सूत्र भी जो इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस की मदद कर सकता था। लेकिन सुलझने से पहले इस गुत्थी का और उलझना अभी बाकी था। दीपा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत गला दबाने से हुई, और वो भी 3 दिन पहले। कल तो उसे सिर्फ जलाया गया है ना? शॉकिंग। सर, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर। कल रात हम सबने साथ में डिनर लिया था, दीपा भी उस डिनर में शामिल थी। ये सब लोग इस बात के गवाह हैं। रस्तोगी साहब, इंसान झूठ बोल सकता है, साइंस नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि दीपा की मौत 3 दिन पहले हुई थी। इसका एक ही मतलब होता है, दीपा को 3 दिन पहले मारा गया, फिर ऊपर वाले रूम में रखा गया, और कल उसे जलाकर हमें यह दिखाने की कोशिश की कि दीपा ने आत्महत्या की है। तो कहीं आप हम पर तो शक नहीं कर रहे हैं ना इंस्पेक्टर? आकाश साहब, ये मर्डर का मामला है। जब तक हमें असली कातिल नहीं मिलता, आप सब लोग हमारे शक के दायरे में रहेंगे।
हमें शक है कि दीपा के कत्ल की साजिश में आप सब लोग शामिल हैं। सर, दीपा हमारे नौकर की बीवी थी, भला हम उसको क्यों मारेंगे? पता चल जाएगा। बात तो चलिए सर, बोल 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 जल्दी बोल बोल। अब जितना भी मार लीजिए, मैंने दीपा को नहीं मारा। मैं कह रहा हूं मैंने दीपा को नहीं मारा। जी? घर पर कोई है? माँ, पुलिस अंकल। आप लोग? आपके पति कहाँ हैं? वो मेरी दवाइयाँ और घर का राशन लाने गए। दीपा और गणेश के संबंध कैसे थे? वैसे ही जैसे आम पति पत्नी के होते हैं। कभी कभार कहासुनी हो जाती थी, पर ऐसा कुछ बड़ा हुआ कभी दीपा ने बताया नहीं था। सुभाष जी और उनके भतीजे आकाश, इनके बारे में कभी बात हुई थी? सुभाष जी तो देवता आदमी है। उन्होंने ही मेरी दीपा की शादी गणेश जी से करवाई थी। वो तो उसे अपनी बहू की तरह रखते थे, और आकाश जी के बारे में ऐसे कुछ खास नहीं बताया था। सुमन जी, दीपा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत उस हादसे से 3 दिन पहले हुई थी। हमें शक है कि दीपा ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसका मर्डर हुआ है। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। दीपा से आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? दीपा को जानते हैं आप? हाँ सर, जानते। आखिरी बार कब देखा था दीपा को? सर ध्यान से तो याद नहीं है, लेकिन 2-3 दिन पहले उसको देखा था मैंने, उसके बाद नहीं देखा। जी, मैंने उसे 2-3 दिनों से नहीं देखा। सर, एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर हाथ लगी है सर। ये देखिए, देखिए इंस्पेक्टर, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और आप इस तरह से बिना वजह मुझे यहाँ पर नहीं बिठा सकते। ये वजह कैसी रहेगी आपको यहाँ रोक कर रखने के लिए? ये सच है, दीपा मेरी ही पत्नी थी, गणेश की नहीं। ये बात आपने सिर्फ हमसे नहीं, पूरी दुनिया से छुपा कर रखी थी। क्यों? इसलिए कि दुनिया मेरा मजाक बनाती। इसलिए मैंने दुनिया की नजरों में गणेश को उसका पति बना दिया था। लेकिन दरअसल दीपा मेरी पत्नी थी। तो उसे मारा क्यों? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। बरसों के बाद मेरी जिंदगी में वो मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए आई थी। मैं उसे कैसे मार सकता था सर? क्या? चाचा जी ने दीपा से शादी की थी? ये कैसे हो सकता है? सर, अगर ये बात सच भी है ना, तो भी हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हमें तो शुरू से यही पता है कि दीपा गणेश की पत्नी है। हाँ, चाचा जी दीपा पे मेहरबान जरूर थे, लेकिन सर उनके पीछे ये सब वजह होगी, ये बात तो मैं सपनों में भी नहीं सोच सकती थी। बचपन से ही साहब के साथ ही रहा, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। इसलिए तू तेरे मालिक के कहने पर दीपा का दिखावे का पति बनने के लिए तैयार हो गया। दीपा को बताया शादी तेरे साथ हो रही है और उसे धोखा देकर शादी तेरे मालिक से करवाई। धोखा दिया दीपा को? नहीं साहब, धोखा नहीं दिया है मैंने। दीपा मेम साहब को अच्छे से मालूम था कि उनकी शादी मेरे साथ नहीं बल्कि साहब के साथ हो रही है, और उनको ही नहीं, उनकी बहन सुमन और उनके जीजा सुरेश को भी मालूम था। सुरेश को बुलाओ। सर। बोल। हो साहिब, मैं और सुमन दोनों इस बात को जानते थे। हमने वकील को घर पर बुला के उन दोनों की शादी करवा दी थी। आसपास वालों को, रिश्तेदारों को यह बताया था कि दीपा की शादी गणेश के साथ हो गई है। तुमने तो कहा था कि दीपा तुम्हारी बेटी की तरह है, फिर उसकी शादी उसकी दुगनी उम्र वाले आदमी के साथ क्यों की? साहब, दीपा मांगलिक थी। हमने उसकी शादी के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ था। एक दिन सुभाष जी ने दीपा का हाथ मांगा, लेकिन सुभाष जी की उम्र को देख के हम लोग थोड़ा सोच विचार में पड़ गए थे। लेकिन दीपा ने उनसे शादी करने के लिए हाँ बोल दी, तो हमें भी हाँ बोलना पड़ा। तुमने समझाया नहीं उसे?
बहुत समझाया था सर। सुमन ने तो अपनी कसम तक दी थी उसको, लेकिन दीपा ने एक ना मानी। उसने कहा कि अगर सुभाष जी से उसकी शादी नहीं हुई तो वो जान दे देगी। हमें उसकी बात माननी पड़ी साहब। अगर दीपा आपकी बीवी है तो उसे आपके कमरे में होना चाहिए था। वो दूसरे कमरे में क्या कर रही थी? घर वालों को मेरे संबंधों के बारे में पता नहीं था, इसलिए मेरे साथ समय बिताने के बाद वो पास के कमरे में चली जाती थी ताकि लोग हमें एक साथ न देख सके। स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर? नहीं सर, मैंने उसे बहुत सारी ड्रेसेस लाके दी थी, यहाँ तक कि उसके पास बहुत सारी नाइट ड्रेसेस भी थी। वो स्कूल यूनिफॉर्म कैसे पहने हुए थी मुझे नहीं मालूम। हेलो, हाँ मैं ठीक हूँ। चाबी का इंतजाम हो गया? ठीक है, तो कल सुबह पक्का। क्या लगता है सर, इस सुभाष और दीपा के रिश्ते की सच्चाई का उसके मर्डर के साथ कोई लेना देना हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि शादी के बाद दीपा गणेश को चाहने लगी थी और ये बात सुभाष को पता चल गई और इसलिए उसने मार डाला। फिर गणेश क्यों चुप रहेगा सर? गणेश इसलिए चुप बैठा क्योंकि गणेश नौकर है, बचपन से उनके घर पे रहा है। अगर वो मुंह खोलेगा तो सब कुछ गवा बैठेगा। फिर तो उसके भतीजे आकाश और उसकी पत्नी मित्रा को भी इसके बारे में पता हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आकाश के अलावा सुभाष का इस दुनिया में कोई नहीं, तो जाहिर सी बात है कि सुभाष के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी आकाश और उसकी बीवी के नाम हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी, दीपा का अफेयर गणेश के साथ नहीं बल्कि आकाश के साथ चल रहा और ये बात सुभाष को पता चल गई और उसने गणेश की मदद से दीपा को मार डाला। सर, सुभाष और बाकी लोगों के कॉल और लोकेशंस की डिटेल्स। सर, पिछले 4 दिनों के दौरान गणेश, आकाश, मित्रा और सुभाष के लोकेशन में कुछ भी सस्पिशियस नहीं रहा है, लेकिन सुभाष के लैंडलाइन से ये नंबर मिला है। उस हादसे के होने के कुछ 1 हफ्ते पहले से सुभाष के लैंडलाइन से इस नंबर पर और इस नंबर से लैंडलाइन पर काफी कॉल्स एक्सचेंज हुई हैं, जो कि हादसे के होते ही बंद हो गई अचानक से। किसका नंबर है ये? सर, ये एक मॉल के केयरटेकर वसंत खोबरागड़े का है। मॉल? सर, नमस्कार, इंस्पेक्टर धनावड़े बोलते हैं। वसंत खोबरागड़े आहेत का? लेकिन खोबराट के साहब को तो अभी सस्पेंड कर दिया गया है साहब। सस्पेंड? क्यों? अभी 4 दिन पहले हमारे यहाँ से एक लड़की की लाश गायब हो गई थी, इसलिए। तांबे, ये दीपा की बॉडी की शिनाख्त किसने की थी? सर, पहले गणेश ने और फिर सुरेश ने। दीपा की बहन सुमन और दीपा की बॉडी का डीएनए टेस्ट करवाओ। यस सर। दीपा की मौत के एकदम पहले एक मुर्दा घर से उसकी ही उम्र और कदकाठी वाली लड़की की लाश गायब हो जाती है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि दीपा जिंदा है और उसकी मौत सिर्फ एक नाटक? और अगर ये सच है तो कौन रच रहा था ये नाटक और कहां है दीपा? सुमन, ए सुमन, दरवाजा खोलो, देखो कौन आया। आप लोग? हमें सुमन से मिलना है। हाँ, आइए आइए, अंदर आइए, आइए अंदर आइए। सुमन, ए सुमन, यश, यश बेटा, सुमन कहाँ गई? रात को यही सोए थे दोनों सामने। एक मिनट। उसका फोन तो यहीं पर, फिर कहाँ चली गई? एक मिनट, शायद डॉक्टर के पास गई होगी। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, मैं सुमन का पति बोल रहा हूँ, सुरेश। मेरी बीवी सुमन आई वहां पे? जी नहीं, वो तो यहाँ नहीं आई। वहां पर भी नहीं हो? नहीं पा, आस पड़ोस में पूछताछ करो, किसी ने सुमन को देखा है क्या? एक मिनट साहब। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे हुआ क्या वो तो बताओ। साहब मैं लुट गया साहब, बर्बाद हो गया।
सारे जेवर सारे पैसे लेकर भाग गई सुमन। तांबे, ये सुमन के गायब होने वाली बात मुझे हजम नहीं हो रही है। सुमन का गायब होना और दीपा मर्डर केस, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले उस घर से कोई तो मॉर्ग के केयरटेकर को फोन करता है, फिर उसी मॉर्ग से दीपा की उम्र वाली डेड बॉडी गायब हो जाती है। मुझे लगता है ये सारे टुकड़े एक ही केस के, जिसे हम जोड़ नहीं पा रहे। मुझे भी कुछ ऐसा लगता है सर। ये देखिए, सुमन के कॉल रिकॉर्ड में दीपा का एक कॉल है। आग लगने वाली रात उसने वो कॉल किया था, लेकिन जब हमने सुमन से बात की तो सुमन ने कहा कि पिछले 5 दिनों में उसके साथ कोई बात ही नहीं हुई दीपा की। दीपा से आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? 5 दिन पहले उसने मुझे फोन किया था। हमसे झूठ बोल रही है सर। एक और बात, जब हमने दीपा की बॉडी का डीएनए टेस्ट करवाना चाहा तो सुमन भाग गई। हो सकता है कि ये एक महज इत्तेफाक है या ना है। सुमन का गायब होना कोइंसिडेंस समझ सकता हूं, लेकिन दीपा के कॉल को लेकर उसका झूठ बोलना, उसका क्या? मुझे लगता है सुमन हमसे कुछ छुपा रही थी। सर, उस मॉर्ग का केयरटेकर वसंत खोबरागड़े हमारी कस्टडी में है। चलो। सर मारिएगा मत सर, मारे सब कुछ बताऊंगा सच सर। सर साहब, छोटी सी लालच की वजह से मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी सर। साहब, कोई 10 दिन पहले की बात है, मुझे किसी ने फोन किया सर। साहब, उसने मुझे बोला वो 5 लाख रुपए मुझे देगा यदि मैं उसको एक जवान लड़की का डेड बॉडी ला कर दूं। साहब जी, मुझे पहले उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ सर, लेकिन साहब उसने अपना फोन नंबर और मुझे एडवांस में 2 लाख रुपए भी दिए साहब। मुझे उसकी बात पर विश्वास करना पड़ा साहब। मैंने उसको डेड बॉडी ला कर दे दी सब, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया सर। विश्वास करो सर। वो आदमी अगर सामने आएगा तो पहचान पाओगे? नहीं साहब, साहब उससे मेरी फोन पर बात हुई थी, आमने सामने नहीं हुई थी साहब। बॉडी की शिनाख्त कर पाएगा तू? हाँ बिल्कुल करूंगा साहब। क्या मैं इसका हाथ देख सकता हूं? देखो, इसका मतलब ये दीपा की बॉडी नहीं है। सर, इस बात में कोई शक नहीं है कि दीपा जिंदा है। ये बॉडी की अदला बदली का खेल खेल के हमें बेवकूफ बना जा रहा है। लेकिन खेल कौन रहा है? खुद दीपा, और घर का कोई आदमी भी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन सर, उसी घर का कोई होगा, हम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकते हैं? बाहर का भी तो कोई हो सकता है। चांस ही नहीं। अकेली दीपा या कोई बाहर का आदमी घर में सबके रहते हुए बॉडी को घर में लाना, प्लान करना इम्पॉसिबल है। मॉर्ग के केयरटेकर को भी फोन उसी घर के लैंडलाइन से गया था, इसका मतलब घर का कोई आदमी इन्वॉल्व है। सर, हम आपके पास ही आ रहे थे। वो चाचा जी का कल रात से कुछ पता नहीं चल रहा है। उनको फोन ट्राई कर रहा हूं, उनका फोन बंद आ रहा है। यहां तक कि उनके दोस्तों को भी मैंने खबर की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया सर। दीपा जिंदा थी और उसकी बहन सुमन अपने बेटे के साथ फरार, और अब दीपा का असली पति सुभाष भी लापता था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या किसी गहरी और सोची समझी साजिश का एक हिस्सा जो शायद इनमें से ही किसी एक ने रची थी? सवालों के ढेर लगते जा रहे थे और जवाबों का दूर दूर तक पता नहीं था, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाने का फैसला कर लिया था और अब उन्हें तलाश थी उस एक क्लू की जिसके सहारे वो जुर्म के इस बदसूरत और घिनौने खेल को खत्म कर सकें। सबसे पहले दीपा गायब होती है, अपनी मर्जी से या मर्जी के खिलाफ हमें नहीं पता। उसके बाद जेवर और पैसे लेकर सुमन गायब हो जाती है, और अब सुभाष गायब है। मुझे लगता है तीनों का एक के बाद गायब होना एक दूसरे से कनेक्टेड है, पर कैसे, ये हमें ढूंढकर निकालना है। तो एक काम करो, सुभाष के साथ साथ दीपा, आकाश, मित्रा और सुमन, इनके बैंक स्टेटमेंट्स निकालो, और सुभाष, दीपा, सुमन और यश, इनके फोटोग्राफ्स हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और खबरों को काम पर लगा दो। ओके सर। सर, पिछले 6 महीनों में सुभाष के अकाउंट से आकाश के अकाउंट में कुल 16 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। क्या कहना है इसके ऊपर? सर, आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि मैं अपने चाचा जी का इकलौता वारिस हूँ, और ये पैसे उन्होंने मुझे मेरे खर्च के लिए दिए थे। 6 महीने में 16 लाख रुपए का खर्चा? मेरे चाचा जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो आपकी तरह पुलिस ऑफिसर नहीं है। सही कहा तूने। ये थप्पड़ मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि तूने मेरा ईगो हर्ट किया। ये थप्पड़ मैंने तुझे इसलिए मारा क्योंकि हम लोगों को ईमानदार लोग पसंद है, बेईमान बिजनेसमैन नहीं। सर, मैं सच कह रहा हूं, ये पैसे मुझे चाचा जी नहीं दिए थे। तांबे, सर मैं सच कह रहा हूं, सर यकीन करो, सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये पैसे चाचा जी नहीं थे। देखिए मैडम, आपका पति तो हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे, पर आप चाहे तो इनकी मदद कर सकते हैं, वरना ये ऐसे ही पीटता रहेगा।
बोलो। सर, आकाश चाचा जी को ब्लैकमेल कर रहे थे दीपा से शादी को लेकर। क्या? सर, मैं मानता हूं कि मैं चाचा जी को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो मैं उनको दोस्तों में बदनाम कर दूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सर मैंने उनका खून कर दिया है। दीपा की डेड बॉडी मिलने के बाद चाचा ने पैसे देने से मना किया होगा और गुस्से में आकर तुमने उन्हें मार डाला। सर ऐसा नहीं है, चाचा जी इसके बाद भी मुझे पैसे दे रहे थे, तो फिर मैं उनका खून क्यों करूंगा? तो फिर किसने मारा होगा? सर यही तो मुझे नहीं पता कि किसने मारा। तू ऐसे सच नहीं बोलेगा तांबे, जब तक ये सच नहीं बोलता पीटो इसे। सर, आकाश ने कोई खून नहीं किया। सर, नहीं मारा। सर, सुभाष ने तुम्हारे अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, किस लिए? वो सर उनके बहुत एहसान है मुझ पर। सर ये सुमन की ट्रीटमेंट में मेरे बहुत पैसे खर्च हो गए थे, मेरे पास पैसे बचे ही नहीं थे, तो मैंने मेरे गांव की जमीन बेचने के लिए निकाली थी, लेकिन वो भी नहीं बिक रही थी, तो मैंने सुभाष जी से 3 लाख रुपए उधार लिया था। ये जमीन का व्यवहार होने के बाद उनको लौटाना था, लेकिन वही पैसा लेके सुमन भाग गई साहब। सर अगर मेरी बात झूठी निकली तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना सब, आई शपथ। ठीक है, जाओ तुम। सर नजर रखना इस पर। आकाश को बहुत तोड़ा सर, लेकिन उससे ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा है। मुझे लगता है उसके पास बताने के लिए जो कुछ भी था वो बता चुका। नहीं तांबे, वो और भी कुछ जानता है लेकिन मुंह नहीं खोल रहा है। वैसे ये काम कहाँ करता है? सर किसी गारमेंट शोरूम में मैनेजर का काम करता है। वहां जाके इंक्वायरी करो, शायद कुछ हाथ लग जाए। फिलहाल उसे जाने दो, लेकिन उस पर भी नजर रखना। ओके सर, हमारे खबरी ने सुमन को विरार के घर में देखा है। चलो। तलाशी लो घर की। सर सर फॉरेंसिक को बुलाओ। ये सर। नीपा, यस सर। पता करो ये घर किसके नाम पर है और किसे रेंट पर दिया था। राइट सर। सर, सुभाष मारा जा चुका है, दीपा जिंदा है और सुमन और दीपा दोनों ही फरार है, और किसी भी नेबर ने उनको एक साथ नहीं देखा है। वैसे देखा जाए तो दोनों को एक साथ ही होना चाहिए था। होना तो चाहिए और यही हुआ होगा। दीपा ने सबसे पहले अपने मौत का नाटक किया और गायब हो गई। उसके बाद सुमन पैसे और जेवर लेकर गायब हो गई। शायद उसके बाद सुभाष को सुमन ने कांटेक्ट किया होगा और दीपा जिंदा होने की बात कही होगी और पैसे की डिमांड की होगी, और पैसे मिलने के बाद दीपा और सुमन ने मिलकर सुभाष को मार डाला और भाग गए, लेकिन अलग अलग। लेकिन सर अलग अलग क्यों, एक साथ क्यों नहीं? इसका जवाब तो वो दोनों ही दे सकती है। सुरेश ने हमसे कहा था कि सुमन को किडनी का प्रॉब्लम है और उसे डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। इस एरिया में जितने भी डायलिसिस सेंटर है उन्हें कांटेक्ट करो और उनके सुमन की डिटेल्स दे दो और उनसे कहो अगर वो वहां आती है तो सबसे पहले हमें कांटेक्ट करे। सर अब मुझे इंतजार कल का है। क्यों सर? सुभाष रस्तोगी कोई मामूली आदमी नहीं था, एक बिजनेस टाइकून था, और जब भी कोई बिजनेस टाइकून मरता है अपनी वसीयत जरूर बनाता है। वकील साहब पढ़िए। मेरे क्लाइंट मिस्टर सुभाष रस्तोगी ने अपनी चल और अचल संपत्ति अपनी वाइफ दीपा और अपने नौकर गणेश के नाम कर दी है। अरे ये क्या बकवास है? हाँ? चाचा जी ऐसी वसीयत कर नहीं सकते, झूठ बोल रहे तुम। दिखाओ मुझे। साले नमक हराम, तूने और दीपा ने मिलकर चाचा जी को मेरे खिलाफ भड़काया होगा। पहले तुम दोनों ने प्रॉपर्टी पे नाम करवा ली, उसके बाद उन्हें जान से मार डाला। भी छोड़ूंगा तुझे। छोड़िए, चल साइड में आ। सही से गिरफ्तार कीजिए। ये सब इसका और दीपा का प्लान था सर। इसे पकड़ लीजिए सर। तांबे ले चलो इसे। अरे सर आप इसकी बात सर, ये विरार के उसी मकान का मालिक है जहां पे हमें सुभाष की लाश मिली थी, और इसका कहना है कि उस मकान को गणेश नाम के किसी आदमी ने किराए पर लिया था। आओ। यही है वो आदमी? हाँ साहब यही था वो आदमी। ठीक है जाओ। झूठ बोला, तुमने वो घर किराए पे क्यों लिया था और सुमन उस घर में क्यों रहती थी? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है तू भी इस प्लान में शामिल था। दीपा और सुमन को भगाने में मदद की और सुभाष को मार डाला। दीपा और सुमन कहाँ है और सुभाष को क्यों मारा? साहब मैं कह रहा हूँ मेरी कोई गलती नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बेकसूर हूँ, मैं बोल रहा हूँ साहब मैंने कुछ नहीं। तांबे, ये दीपा और सुमन का मिलना बहुत जरूरी है। जब तक ये दोनों हाथ नहीं लगती इस केस की गुत्थी नहीं सुलझेगी। अब डायलिसिस के लिए चलिए ना माँ, कितने दिनों से नहीं करवाया, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, प्लीज चलिए ना, प्लीज माँ।
सर, आकाश के स्टोर से ये बैग मिला है। क्या है इसमें? खोलो। ये सब तुम्हारा ही है ना? बोलो। सर, मैं एक शादीशुदा इंसान हूं और ये सारा सामान मैं अपनी बीवी के ऊपर इस्तेमाल करता हूं। अब क्या ये भी क्राइम है? नहीं नहीं, बिल्कुल क्राइम नहीं है। पर क्या है, तुम्हारे घर में एक औरत की लाश मिली है जो स्कूल यूनिफॉर्म में थी, और जो कि तुम इस खेल के माहिर खिलाड़ी हो, तो हो सकता है जो तुम खेल अपनी बीवी के साथ खेल रहे थे, हो सकता है कि वही खेल तुम अपने अंकल की बीवी दीपा के साथ खेल रहे हो। एनीवेज, तुम्हारे अंकल की मौत हो चुकी है और दीपा अपने मौत का नाटक करके फरार है। तू सिर्फ इतना बता दे, दीपा कहां है? सर, मुझे सच में नहीं पता कि दीपा कहां पे है, और मैं तो शुरू से जानता था कि दीपा मेरे चाचा जी की वाइफ है, और मैं अपने चाचा जी की वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? तेरे बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी फितरत में बहुत अच्छे से जानता हूं। जब लगती है ना, तो घर रिश्ते कुछ नहीं देखती, सिर्फ जलाना जानती है। अब वो आग तेरे अंदर लगी थी या दीपा के अंदर लगी थी, वो तू हमें बताएगा। सर, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे और दीपा के बीच में? तांबे, इस बार इसका इस्तेमाल करना। सर मेरी बात तो सुनिए। सर, मैं सच कह रहा हूं। सर, तो कुछ भी नहीं था। नमस्कार, इंस्पेक्टर धनावड़े बोलते हैं। ले चलो इसे। चलो मैडम, मैंने चल। आप भी यहाँ? दीपा मैडम का है? वो ठीक तो है ना? आप दोनों साथ में थे, आप अकेले हैं? हमारा शक सही निकला। तूने मदद की थी ना दीपा और सुमन को यहां से भगाने में? साहब, पर मैंने मदद की थी और इसीलिए मुर्दा घर से लाश लेकर जलाई, ताकि लोगों को लगे कि वो मर चुकी है और कोई उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करे। तो ये सब किया क्यों तुमने? आपको आकाश भैया के ऑफिस से जो सामान मिला था वो दरअसल चुराया हुआ, कि दीपा मैडम और सुमन जी की मदद करूंगा। लेकिन तुम्हारी पूरी प्लानिंग फेल हो गई। सुमन के बजाय अब दीपा सुरेश के चुंगल में है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सुरेश के घर पे तो 24 घंटे नजर रखी थी, फिर वो वहां से बाहर निकला कैसे और विरार पहुंचा कैसे, और इस वक्त कहां है वो? दीपा कहां है? दीपा मेरे साथ ही थी। जल्दी निकलते हैं यहाँ से। दीदी, दीदी, आप निकलो यहाँ से, नहीं तो मेरे साथ चल। निकलो दीदी, जल्दी। दीपा को किडनैप किसने किया? मेरे पति ने। सुरेश ने? दुनिया जैसे उसे समझती है, वो आदमी वैसा नहीं है। भेड़िया है वो, भेड़िया। मेरे माँ बाप की जब से मौत हुई, जब दीपा मेरे पास रहने आई, तब से वो की शादी सुभाषी से पहली बार नहीं हुई थी। इससे भी 3 बार उसकी शादी करा चुका है सुरेश। उसने तो अपना धंधा बना लिया था। वो तो ऐसा शिकार ढूंढता था जो अकेला आदमी हो और बहुत पैसे वाला हो। वो उसे दीपा को जबरदस्ती अपने पास जाने के लिए बोलता था, और शादी होने के बाद वो उसे मार डालता। और पति की मौत के बाद पत्नी की पूरी जायदाद दीपा को मिल जाती, वो उसे खुद रख लेता। सुभाष जी चौथे और सबसे बड़े शिकार थे। सर, सुरेश हमारी सोच से कहीं ज्यादा होशियार निकला। उसे पता था कि हम उस पर नजर रखे हुए हैं, इसीलिए अधिकतर समय दिन में वो घर पे ही रहता था, फिर रात को पीछे के दरवाजे से वो निकल जाता था। मैंने उसके मोबाइल फोन की लोकेशन रिपोर्ट भी चेक की। इसे पता चलता है कि वो मड आइलैंड पहुंच के उसका फोन स्विच ऑफ कर देता था, ताकि हम उसके एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक ना कर पाए। और वो अब अपने घर से भी गायब है, फरार है। सर, लेकिन ये एक बात तय है, उसने दीपा को जहां कहां भी रखा है वो एरिया मड आइलैंड के आसपास का ही है। लेकिन सर, मड आइलैंड तो इतनी बड़ी जगह है, कहां ढूंढेंगे हम उसे? तांबे,
मालवनी से लेके जेट्टी तक 2 से 3 वाइन शॉप होंगे, 10 से 12 बार एंड रेस्टोरेंट है जो खाना और शराब होम डिलीवरी करते हैं। ये सुरेश एक नंबर का पियक्कड़ है, बिना पिए खाना भी उसके गले से नीचे नहीं उतरता। जितने भी वाइन शॉप है, बार एंड रेस्टोरेंट है और होम डिलीवरी करने वाले लड़के हैं, सबको इस सुरेश की फोटोग्राफ देगा। किसी ना किसी ने तो उसको जरूर देखा होगा। ओके सर। अरे सुनो जरा, ये फोटो देखो, पहचानते हो? हाँ साहब, इनको मैं जानता हूँ। इनके यहाँ मैं हमेशा खाना पहुँचाने जाता हूँ। अभी भी उनका ही पार्सल लेके जा रहा था। हमारे साथ चलो जरा। हाँ साहब, मैं पैसों के लिए पहले 3 बुढ़ों के साथ दीपा की शादी कर चुका था। उन तीनों में सुभाष बहुत पैसे वाला था। मैंने सोचा कि अगर सब कुछ ठीक चला तो मेरी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, मेरी भी और इन दोनों बहनों की भी। लेकिन इन दोनों बहनों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। वो जली हुई लाश जब मिली उसके बाद न जाने कहां से सुभाष को मेरी असलियत के बारे में पता चल गया और वो मुझे धमकाने लगा कि वो आपको सब कुछ बोल देगा। बेटे यश ने जब मुझे कॉल किया तब मुझे पता चल ही गया था ये दोनों बहनें कहां छुप कर बैठी। तो मैंने दीपा को वहां से उठा लिया और सुभाष की लाश को वहां पर छुपा दिया। मेरा प्लान ये था कि सुमन को ढूंढ के वो मेरे पैसे और जेवर उससे हासिल कर लूं, उसके बाद आपको सब कुछ बता दूं ताकि आपको लगे कि सुभाष का खून सुमन ने किया है। लेकिन मेरे सुमन तक पहुंचने से पहले आप लोगों ने सुमन को ढूंढ लिया और मेरा सारा खेल खत्म हो गया। तेरा खेल खत्म हो गया? तेरा खेल खत्म हो गया? तेने मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी तुझे लगता है कि तेरा खेल खत्म हो गया? तेरा खेल खत्म हो गया? सुरेश की तरह हर मुजरिम के लिए जुर्म सिर्फ एक खेल होता है, लेकिन ये खेल वो खेल होता है जो कभी किसी खिलाड़ी को जीतने नहीं देता। जुर्म का सिर्फ एक हासिल होता है और वो होता है बर्बादी। सुरेश ने दीपा की मजबूरी का फायदा उठाकर न सिर्फ अपने रिश्ते बल्कि पूरी इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया और अनजाने में ही सही उसके इस गलत में बराबरी का साथ दिया खुद दीपा और उसकी बहन सुमन ने। गणेश ने दीपा का साथ देने का काबिल तारीफ फैसला लिया, लेकिन वो भी गलत रास्ता चुनने की गलती कर बैठा और इन सब की मिलीजुली गलतियों ने वो हालात पैदा कर दिए कि जिनमें फंसकर सुभाष और खुद दीपा तक को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस कहानी में हम सब के लिए सीख है कि हम अपने आप से वादा करें कि उनकी इस गलती को हम अपनी जिंदगी में दोबारा कभी ना दोहराएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।